नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश और दुनिया में कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में ये देश पहले लॉकडाउन, अब अनलॉक में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच खिंची तलवार के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भविष्य की एक नई तस्वीर बताई है। हालांकि ये तस्वीर थोड़ा डराने वाली है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना होगा हाई और भारी पड़ेगी जुलाई। वहीं मनीष सिसोदिया का आंकड़ों पर अगर उन्होंने जो नजर डाली है, वो आंकड़े जो उन्होंने बताए हैं उस पर अब सियासी अखाड़ा भी जमने लगा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या ये आंकड़े सबके लिए एक संदेश हैं? इस पर आज बात होगी, चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खबर समझ लीजिए। कोरोना के दंश से पहले से ही कराह रही देश की राजधानी दिल्ली में सरकार के एक अनुमान ने सबके दिलों की धड़कनों को और बढ़ा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा तो पहले ही खतरे के निशान को छू चुका है। अब तो एक दिन में 1000 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी पार पाने लगा है। और इन्हीं आंकड़ों के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक आंकड़ा बताया और इस आंकड़ों की तारीख बताई है 31 जुलाई। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। सिसोदिया की माने तो आंकड़ों की इस गति में भयानक है भविष्य की तस्वीर। और 31 जुलाई तक 5.5 लाख तक पहुंच सकता है कोरोना के मरीजों का यह आंकड़ा। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1007 मरीज सामने आए। कुल केस भी 30,000 के करीब पहुंच गए। वहीं 5 लाख के आंकड़े की सियासी गलियों में भी अपने अपने तरीके से व्याख्या हो रही है। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। अरे जिस तरह से आपने अनुभवहीनता के साथ कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में विफल हुए हैं, तो दिल्ली वालों को तो ये सहना ही पड़ेगा, ये तो झेलना ही पड़ेगा। तो ये तो दिल्ली वालों के भाग्य में आप जैसे लोग लिख दिए गए हैं। अभी भी समय है, कड़ाई के साथ व्यवस्था करके, झूठ फरेब से दूर रह करके अगर आप लोग काम करेंगे, तभी हम कोरोना पैंडेमिक को कंट्रोल करने में सफल होंगे। मैं सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं, 31 जुलाई तक ही क्यों कैलकुलेट आपने किया है? अभी न तो कोई वैक्सीन बनी है, न इसकी कोई दवा आई है। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये सितंबर तक 1 करोड़ हो जाएगी और 1 करोड़ लोगों के लिए 17 लाख के करीब करीब बेड चाहिए। तब तो आपको इतना इंतजाम करना पड़ेगा। बहरहाल इन आंकड़ों के आधार पर तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना होगा हाई और दिल्ली पर भारी होगी जुलाई। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि दिल्ली से जो संकेत दिए गए हैं, क्या वो दूसरे सूबों के लिए भी बड़ा संदेश है? क्या कोरोना से बड़ी लड़ाई अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब दिल्ली से निकल रहे इन आंकड़ों पर ही आज चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रवक्ता IMA, सुनील सिंह साजन MLC समाजवादी पार्टी, रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से, वंदना चौधरी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगी।
अमिताभ जी के पास सीधे हम चल रहे हैं इन्हीं सवालों को लेकर। अमिताभ जी, जिस तरीके से कोरोना को देखा, लेकिन दिल्ली के आंकड़े जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, ऐलान करना बाकी है, केंद्र ऐलान करे तो आगे देखा जाएगा। बेड की संख्या बताई जा रही है, 31 जुलाई तक का आंकड़ा पेश किया गया। आपके जरिए समझना चाहेंगे, संदेश भर है। देखिए, मुझे इसमें दो बातें महत्वपूर्ण लगती हैं जिसके लिए हमने ये तय किया कि इस पर चर्चा करें। ये चर्चा जितनी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण, उतनी ही उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए। पहली चीज तो ये, मैं मानता हूं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को कोरोना के भविष्य के आंकड़ों का यह अनाउंसमेंट सार्वजनिक तौर पर करने की जरूरत है क्या? ये बड़ा सवाल है जी। क्या इसकी आवश्यकता थी? एक, क्या इसकी अपरिहार्यता थी? क्या इसके बिना कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई जारी है वो संभव नहीं थी? अगर मान लीजिए जितने बेड की बात मनीष भाई ने की, 80,000 या जो भी संख्या है चाहिए होंगे, इसके लिए तो बेहतर होता यह आकलन हर्षवर्धन जी को चिट्ठी में भेजा जाता, मिलके बताया जाता, प्रधानमंत्री को कहा जाता, और जहां जहां संभव है वहां कहा जाता। ननकू और रज्जाक तक ये 5.5 लाख का मामला पहुंचे, और वो भी 31 जुलाई तक। ठीक कह रहे राशिद अलवी, 31 अगस्त तक क्यों नहीं, 31 दिसंबर तक क्यों नहीं? और यही कैलकुलेशन जोड़ लें जो मनीष भाई ने किया, डबलिंग जी, तो इस साल के अंत होते होते तो दिल्ली की आबादी से ज्यादा मरीज हो जाएंगे क्या? तब कहां दूसरे प्रदेशों से लाएंगे? एक, मुझे लगता है इस संकट काल में वही बातें सार्वजनिक होनी चाहिए जो जनता में सावधानी बरतने का संदेश तो दें, लेकिन जनता में भय का वातावरण बने ऐसा उपाय ना करें। तमाम अच्छे अच्छे संकेत हैं जिन पर चर्चा नहीं होती इस देश में। एशिया की सबसे सघनतम स्लम बस्ती है धारावी। धारावी में जब संक्रमण फैला तो उस संक्रमण ने मुंबई को चिंतित किया, महाराष्ट्र को चिंतित किया, भारत को चिंतित किया, WHO को चिंतित किया। WHO को कहना पड़ा कि वहां नजर रखनी होगी, विस्फोट हो जाएगा। उस धारावी में बीते 1 सप्ताह से ऐसी ईश्वर की कृपा, न नया केस आया, न कोई मरा। ये छोटा लक्ष्य है क्या? जो सादा छोटा लक्ष्य है क्या? क्या इसकी कहानी नहीं बताई जानी चाहिए देश भर में? उस पर चर्चा नहीं होती। ICMR का एक आकलन आया, और वो आकलन भी देश भर के 70 हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वहां से आया। अद्भुत, जिसमें उसने कहा कि यहां 1/3 से ज्यादा आबादी को कोरोना हुआ और होके ठीक हो गया। उनके शरीर ने एंटीबॉडीज डेवलप कर लिए। क्या बड़े लोगों को इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए? उनके मुंह से लोग सुनेंगे, थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा, थोड़ा साहस बढ़ेगा, लड़ने का मादा पैदा होगा। WHO ने अभी 10 दिन पहले WHO के किसी एक व्यक्ति ने कहा था, वो भी भारतीय मूल के ही हैं, महिला, उन्होंने कहा कि भारत में आगे चल के स्थिति खतरनाक हो सकती है। उसका तो ढिंडोरा पिटा भारत में कि स्थिति खतरनाक हो सकती है। कल WHO ने कहा कि जो लोग, जिनमें कोरोना के दिखने वाले लक्षण नहीं है, यानी जो गैर लक्षण वाले लोग हैं, वो लोग कोरोना फैलाने के दोषी नहीं हैं बहुत ज्यादा।
उसने दुनिया भर के मुल्कों का अध्ययन करके डब्ल्यूएचओ ने एक फाइंडिंग दी कि गैर लक्षण वाले लोग 100 में 6% ही कोरोना फैलाते हैं केवल। क्या यह बड़ी बात नहीं कि भारत में अधिकांश आबादी गैर लक्षण वाली है? इससे राहत का दरवाजा नहीं खुलता क्या कोई? आज अगर मान लीजिए भारत भर के मुख्यमंत्री, हर आदमी अपने अपनी राज्य की राजधानी में खड़ा होकर ये कह दे कि भाई हमको लगता है 31 जुलाई तक यहां 10 करोड़ हो जाएंगे, वहां 5 करोड़ हो जाएंगे, यहां 20 करोड़ हो जाएंगे, तो क्या अगले दिन भारत चलेगा? नहीं ना, नहीं चलेगा। उसकी तैयारी करिए ना। जितना आपको आकलन समझ आ रहा है उस आकलन के मुताबिक बुनियादी ढांचा डेवलप करिए, वो रास्ता ज्यादा अच्छा है। वनस्पत अटारी पर खड़े होकर ये चिल्लाना कि भैया अब अपना अपना देख लो, अब सब आ रहे हो लपेटे में और सब चलने की तैयारी करो। कोई निगमबोध घाट पर खड़ा है देश? नहीं। मैं रमेश मोहन श्रीवास्तव के पास चलूंगा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। रमेश जी, मैं ये नहीं कहता कि मनीष जी ने जो कहा वो उनके पास उसकी सूचना, तथ्य, आंकड़े नहीं होंगे, आकलन होगा। मेरा सवाल, क्या यह आकलन सार्वजनिक करना जरूरी था? नेतृत्व के बहुत बड़े उदाहरण माने जाने वाले नेपोलियन का कथन था जी कि बुरी खबर सबसे पहले मुझे सुनाओ, अच्छा, ताकि मैं उसकी प्लानिंग कर सकूं। आज जिस मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा जी, उस मीटिंग के पहले भी ये खबर आ चुकी थी कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो शायद परेशान हैं, शायद भगवान न करे उनको कोई बीमारी हो जी, इससे परेशान है। अब कल ही एलजी साहब ने कैबिनेट के एक फैसले को पलट दिया। अच्छा, इसीलिए आंकड़ा बता दिया मनीष भाई? नहीं, हाँ, कैबिनेट के एक फैसले को पलट दिया कि दिल्ली के अस्पतालों में, जो दिल्ली सरकार के हैं, उनमें कोरोना के जो मरीज हैं उनमें दिल्ली वालों को प्राथमिकता मिलेगी। इस फैसले को पलट दिया, अच्छी बात है। इसका मतलब एलजी साहब ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि अब दिल्ली के मरीजों की, चाहे बाहर के हो चाहे यहाँ के, उनकी जिम्मेदारी उनकी है। आज फिर मैनेजमेंट कमेटी की तो उप मुख्यमंत्री जी ने उनसे 2-3 सवाल पूछे कि क्या आपको इसका आकलन है, क्या आपने इसका अंदाज़ा लगाया कुछ कि कितने मरीज हो सकते हैं, कितने बेड चाहिए होंगे। एलजी साहब का बेफिक्र होकर कहना था देखा जाएगा, हमने तो ऐसा पता नहीं किया। एक चुनी हुई सरकार जिसको कि जनता जवाबदेह ठहराएगी और जवाबदेही लोकतंत्र की आत्मा में है, उसका मुख्यमंत्री या उसका चुना हुआ नेता क्या करे जी? वो जब एलजी साहब के पास जा रहा है जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां से कोई संतोषजनक जवाब मिल नहीं रहा है। केंद्र सरकार से 1 रुपए की वित्तीय सहायता मिल नहीं रही है और उसे पता है कि कल को हर गलती के लिए जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा। उन्होंने आकर के स्पष्ट रूप से अगर जनता को चेता दिया कि देखिए बच करके तो आपको रहना होगा, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत बात है। ठीक ठीक। रमेश जी ने नेपोलियन का उदाहरण दिया, बात ठीक है, नेपोलियन ने कहता था, इतिहास में है ये। लेकिन नेपोलियन ने कहता था अपने कर्मचारियों से कि मेरे राज्य की बुरी खबर लाल किले पर खड़े होकर जनता को सुनाओ पहले। नहीं, वो कहता था मुझे बताओ, चूंकि इंतजाम मुझे करना है। इंतजाम जनता को थोड़ी ना करना है, जनता को अस्पताल थोड़ी ना बनाना है, ना बेड लाना है। एएनआई को बेड इंतजाम करना है? नहीं ना। एएनआई अस्पताल बनवाएगी? नहीं ना। वेंटिलेटर एएनआई वाले खरीद के लाएंगे? नहीं ना। क्या मतलब है? और सारे मुख्यमंत्री ऐसा करने लगे तो 24 घंटे में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी, इस भयावहता का शायद अंदाज हम लोग नहीं कर पा रहे। सुनील सिंह साजन, मैं दिल्ली पर बहस करने नहीं आया, मैं दिल्ली की आज के घटनाक्रम के जरिए एक बड़े फलक पर बहस लेकर आया। बहुत सारे आंकड़े ऐसे होते हैं आपदा के समय में, चाहे वो युद्ध हो चाहे महामारी हो, ऐसे आंकड़े होते हैं जिनका उपयोग भविष्य की रणनीति, प्रबंधन, बुनियादी ढांचा
इनमें बेहतरी करने के लिए किया जाता है, उन आंकड़ों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण कई बार विपरीत असर देता है। आप इस बात से सहमत हैं? जी अमिताभ जी, मैं आपकी इस बात से अमिताभ जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जब कोई महामारी हो या संकट का समय हो तो जो आंकड़े सरकार के पास आए उन्हें सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहिए कि जिस लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, जिस महामारी से लड़ रहे हैं, उसका अपना एक डर है, लेकिन उसको विस्तार रूप दिखा करके और डराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी जगह पर अमिताभ जी, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अगर महामारी में आंकड़े आप बता नहीं सकते तो उसमें बहुत आंकड़े छिपाने की भी जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से क्योंकि गांव में एक कहावत है कि कबूतर अगर अपनी आंख बंद कर लेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको लगता है कि अब बिल्ली भी उसको नहीं देख रही है। अगर हम आप किसी बात पे बहस ना करें तो सरकार ये सोच ले कि अब ये महामारी नहीं फैलेगी, अब तो गांव-गांव होने लगी। कल मैं अपने क्षेत्र में उन्नाव में था तो हमारे ही गांव के पास 3 गांव में निकले, तो अब जो शहर से चल करके गांव तक पहुंच गई है और सरकार ने सब कुछ खोल दिया है। मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, कतई नहीं लग रहा है कि महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं। सब सड़कों पे हैं, सब कुछ खुल गया। तो सरकार को कुछ इस पे भी तय करना चाहिए, कुछ तो जागरूक करते रहना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को अमिताभ जी लग रहा है कि अगर सब कुछ सरकार ने खोल दिया है तो इसका मतलब बीमारी चली गई, अब हमको नहीं होगी। तो जो ये सोच रहे हैं कि अब हमको नहीं होगी, जो बिल्कुल चिंतित नहीं रह गए और बीमारी कई गुना फैल रही हो, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कोई रास्ता निकाले, लोगों को सचेत करती रहे कि हम महामारी से लड़ रहे हैं, महामारी से जीत नहीं गए हैं। जी ठीक बात है, युद्ध है। क्योंकि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है और 10,000 एक दिन में टेस्ट हो रहे हैं। कैसे आप टेस्ट कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। ठीक है सुनील साजन। डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे साथ हैं, आईएमए के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, ये आंकड़े मुझे लगता है 2 उपयोग के होते हैं, एक व्यवस्था में लगी एजेंसी के उपयोग के केवल, और एक दूसरे तरह के आंकड़े जो सार्वजनिक उपयोग के होते हैं कि भाई जनता में जाए। भविष्य का आकलन मुझे लगता है किसी भी सूरत में, आज क्या तस्वीर है ये जनता को बताइए, लेकिन 30 अगस्त को क्या स्थिति बनेगी, 31 जुलाई को क्या बनेगी, 31 दिसंबर को क्या बनेगी, ये चीज भय नहीं पैदा करेगी क्या गुप्ता जी? बिल्कुल, आपने सही कहा। वर्तमान में जीना तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भविष्य का चिंतन भी होना चाहिए। अगर ये भयावह तस्वीर पेश की गई है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री द्वारा, तो इस तस्वीर का उपयोग लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करने में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर किसी ने संदेश जाहिर किया है या आंकड़े प्रस्तुत किया है तो उसका हम सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ ऐसा गाइडलाइन देते हैं जैसे कोई कोविड का वो इलाज कर सकें, नॉन कोविड का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दिशा में हम अपना लॉजिस्टिक, ह्यूमन रिसोर्स और हमारी जो तैयारी है वो हम बेहतर बना सकते हैं। ये किसी जीत और हार का मसला नहीं है। ये वायरस ना बीजेपी सरकार का है ना आम आदमी पार्टी का। वायरस आम लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूँगा कि इसको हम एज ए लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट में अपना वर्तमान समय इसको हम अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें, ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करें, दवाओं का मास्क से लेके और पीपीई इक्विपमेंट की तमाम समस्याएं चल रही हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जी ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। इसमें मैं इतनी ही बात जोड़ूंगा, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, यही इन आंकड़ों का यही उपयोग होना चाहिए। लेकिन ये इंतजामात जिन लोगों को करने हैं
ये आंकड़ा उन्हीं तक पहुंचता तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, ये माइक का आंकड़ा नहीं था। निश्चित तौर पे जिनको निश्चित करना तौर है पे उन तक जाए, ये हेल्थ डर सेक्रेटरी तक और जाए, घबराहट हेल्थ जो पैदा मिनिस्ट्री तक करेगा जाए, प्राइम मिनिस्टर वो ऑफिस तक जाए, अनुकूल नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाए, WHO तक जाए, समझ में आती बात। क्योंकि डॉक्टर भी डर जाए, लेकिन और अब जनता इसके भी डर मुनादी जाए, चौराहे पर काहे को तो कराओ निश्चित जिसका तौर कोई पे अर्थ ये नहीं। ननकू कुछ आम कर लोगों सकता के है, लिए रज्जाक कुछ कर मनस्थिति के लिए सकता ठीक है, नहीं है। सिवाय इसके कि रोने लगे फूट फूट के। वो तो कुछ कर नहीं सकता भाई। वो बहुत करेगा, अपने घर की खटिया दे देगा कि ले जाओ। जमीन कहां से लाएगा? बहुत मदद करने की कोशिश करेगा तो खटिया दे देगा अपने घर की कि ले जाओ। जी हाँ, कुछ तो सोचो महाराज। वंदना चौधरी, लड़ना पूरी तैयारी के साथ लड़ना, महामारी वैश्विक है, खतरनाक है, संकट पैदा कर चुकी है कई देशों में, उसके लिए सारे मुकम्मल इंतजामात हो, एहतियात हो, सारी बातें हो। इससे मुझे नहीं लगता देश में किसी को असहमति है। कोई भी आदमी ये 135 करोड़ में ऐसा नहीं जो कहीं ऐसा नहीं हो। ठीक? लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या भय के मनोविज्ञान में देश लंबे समय तक रह सकता है और रह के लड़ सकता है? नहीं, देखिए, मैं इसमें यही कहूंगी कि जो आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं वो पूरी तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे बूढ़े सभी हैं। कहीं तो इस बात से ही सोच के किसी, जैसा कि लॉकडाउन पूरी तरह खोल दिया गया है, इसमें पब्लिक अभी बता रहे थे वो भी कि सड़कों पर है। एहतियात के तौर पे इस पे सेमिनार्स डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस के साथ होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। पर जैसा कि आप कह रहे हो उस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि आंकड़ों को सार्वजनिक करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक भय का माहौल होता है। आज हमारा जो ये संक्रमण फैल रहा है, वायरस जो फैल रहा है, ये विश्व के छठे पायदान पर है। ये एक आपदा है। इस आपदा से निपटने के लिए हम सामाजिक संगठनों को, डॉक्टर्स को, प्रशासन को, सरकार को वो टीम गठित करनी चाहिए। सरकार ने तो मुझे लगता है कि पल्ला झाड़ लिया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली सरकार हो या यूपी सरकार हो। उन्होंने तो पब्लिक को उनके हाल पे छोड़ दिया है कि जो मरना भी तुम्हारा है, जीना भी। हॉस्पिटल्स में जाइए आप, हॉस्पिटल्स में एडमिट करने को तैयार नहीं होते। अभी दिल्ली पुलिस के एक अमित नाम का एक नौजवान शहीद हुआ था, मैं शहीद कहूँगी उसको। वो कितने हॉस्पिटल्स में घूमे, उनको एडमिट करना है, उनको पूरी तरह उनको मेडिसिन नहीं मिल पाई, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो चले गए। अगर हमारी सरकार इस पे ये करे कि पूरी तरह तैयारी करे। अभी कल परसों हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा। इस पे भी कल मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने ये कहा उस बात में भी चैनल पे, मैंने कहा देखिए ये देश हमारा है, भारत देश हाँ, मतलब उस पर तो खैर एक व्यू आ गया। हाँ जी, सेंट्रल तो गवर्नमेंट इस तरह की हमें सरकार, वो बात ठीक नहीं है, वो रिजेक्ट भी हो गई। हाँ जी, नहीं, कहने का ये है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, महामारी पे ध्यान देना चाहिए, हमें उसके इलाज पर ध्यान देना चाहिए, बाकी विवादों से हमें हटके होना चाहिए। मैं उमा शंकर जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। सरकारें किसी की हों, सूबों में सभी दल की कहीं ना कहीं सरकार है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राजग की सरकार है। सरकारों की जिम्मेदारी, जब हम ये कहते हैं कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, चाहे ममता जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नवीन बाबू का उड़ीसा हो, चाहे नीतीश जी का बिहार हो, मैं सबको साथ लेके कहता हूं ऐसा स्वीपिंग रिमार्क अनुचित है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। कोरोना की जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर का आज की तारीख में योगदान 2% भी नहीं है। हेल्थ में समूचा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का लगा हुआ है। स्वीपिंग रिमार्क मत करिए। उन करोड़ों लोगों को प्रति आप असम्मान दर्शाते हैं जब आप ये कहते हैं कि सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया। आपको पता है उत्तर प्रदेश में ही राजस्व विभाग का कितना बड़ा अमला लगा हुआ है। आपको पता है कितने नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, 6 महीने से 3 महीने से छुट्टी नहीं मिली। आपको पता है कितना होमगार्ड, कितना सिपाही, कितना ट्रैफिक का आदमी लगा हुआ है, बाल बच्चों को दांव पर लगाकर। ये क्या औद्योगिक समूह कर रहे हैं? ऐसी टिप्पणियां नहीं ठीक है। ये टिप्पणियां भी देश में एक गलत किस्म का संदेश देती है। हां, सरकारों से आप ये कह सकते हैं और बेहतर करिए, लेकिन एक चीज हमको भी ध्यान रखनी चाहिए,
मान लीजिए आपके घर में 5 लोगों के रहने की व्यवस्था है और 500 अचानक आ गए, तो आप संपन्न भी हैं तो नया प्लाट जो बगल में है उसको खरीद के रजिस्ट्री करा के बनवाना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या अगली सुबह बन जाएगा? नहीं ना। जब हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी लोग इस प्रक्रिया को जानते हैं वो जानते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हथेली पर उगने वाली फसल नहीं, दैट विल टेक टाइम, वर्षों लगते हैं। आज अमिताभ अग्निहोत्री इच्छा कर लें कि नोएडा से लखनऊ तक एक और सुपर एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, और मान लीजिए हम ही सरकार है, तो मेरी 100% इच्छा के बाद भी 3-4 साल चाहिए, जब काम रुके नहीं। एक दिन में हो जाएगा क्या? ये जरूर हम लोग, मुझे लगता है, ध्यान रखें संकट काल में। उमाशंकर पांडे, वही प्रश्न आपके पास लेके आ रहा हूं, फिर अंत में नवीन जी के पास जाऊंगा, चूंकि उनको कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे। उस सरकार में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाए, पीपीई किट और बने, वैक्सीन का शोध और तेज हो, स्टेडियम्स को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करें, आइसोलेशन फैसिलिटीज में, स्कूल्स को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील करें, ये सब प्रक्रिया चलती रहे। लेकिन क्या ये भी जरूरी नहीं है कि देश भय में बहुत गहरे न डूब जाए, इसकी भी कोशिश की जाए? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा एक सबमिशन ये है कि आप देखिए शुरुआती दौर में जिस तरीके से कोरोना के नाम पर आप हर तरफ आपने देखा कि लगातार ऐसा माहौल बनाया गया कि पब्लिक स्वयं उससे डरी हुई नजर आई, और जिस तरीके से लगातार उसको इवेंट मैनेजमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया, उससे भी जनता कंफ्यूज हुई कि वो कोरोना एक महामारी है या कोरोना एक त्योहार है। ये जो इवेंट मैनेजमेंट का प्रयास लगातार होता रहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम सरकार के साथ हैं, हमने हमेशा कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मदद करने की कोशिश की। बुनियादी ढांचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हाथ पर उगने वाली चीजें नहीं है। आपने एक बात और बिल्कुल कहा कि जो है सरकार की बात को वो काम नहीं कर रही, ये कह देना लाजमी नहीं होगा, इस पर भी मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन वो दुर्भाग्य यही रहा इस देश का कि पिछले 6-7 सालों से लगातार देश में केवल एक बात कही जा रही है कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वालों को आज आपने आईना दिखाया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पर जमीन देती है, सब्सिडाइज्ड रेट पर इक्विपमेंट देती है, मेडिसिन देती है, तो निश्चित रूप से वो जो 2% प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या, उसके परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए, उनको भी इसमें लाना चाहिए। ठीक है उमाशंकर भाई, आएंगे आपके पास जी। ठीक है जी, लेकिन ये एक तरफा नहीं है जी। ठीक है, सरकार ने ना तो विपक्ष से कम्युनिकेट किया। अरे रुकिए भाई, रुकिए उमाशंकर जी, ठीक है, आगे बात। मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा। किसी और से सरकार ने सहयोग नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, हमारी, अरे रुको भाई, अरे रुकिए भाई, ठीक है, ठीक है उमाशंकर जी, आगे आपकी बात, आएंगे दोबारा, अभी थोड़ा रुको तो भाई। ऑल पार्टी मीटिंग हमेशा चाय पर हो ये जरूरी नहीं, विचार पहुंचाए जा सकते हैं। एक बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, वो एक दौर में काशीराम जी के राजनीतिक, काशीराम जी ने उनको, वो बसपा में से जुड़े, काशीराम जी ने उनको अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। वो गए रकाबगंज रोड बसपा के दफ्तर, सुन लेना सुनील साजन, तो उन्होंने वहां, वो पुरानी संस्कृति के आदमी थे, उनने वहां जो भी कारकुन मिले उनसे कहा भाई इसमें मेरा ऑफिस बनवाओ, केबिन बनवाओ, सोफा वगैरह, एसी वगैरह सब व्यवस्था करो, स्टाफ वगैरह ना करो। उसने ठीक है साहब आप चलो देखते हैं। उसने काशीराम जी को फोन लगाया, उसने कहा भाई ये आए थे, ये ऐसा कह रहे,
कांचीराम जी ने उनको फोन किया, बोले भाई आप सलाहकार हो? बोले हाँ। सलाह देंगे? बोले हाँ। तो बोले आप चिंतन करते रहो चलते फिरते, जहां चिंतन पूरा हो जाए, कोई सलाह बन जाए, एक 15 पैसे पोस्ट कार्ड लिखो, मुझे डाल दो, ये टेलीफोन कर दो, है ना। वो भी जमीन के नेता थे, बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर गए भाई, छोटे नेता थे क्या कांचीराम जी? खैर, ये मैंने बताया इसलिए कि हर वक्त मीटिंग ही जरूरी नहीं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं और अपना अपना योगदान दे रहे हैं, और बाकी जो और नहीं देना चाहते हैं वो संवाद तो हमेशा खुला है, सोशल मीडिया है, टेलीफोन है, और बड़े लोग सबका टेलीफोन उठाते हैं आपस में एक दूसरे का, ये भी हम जानते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैं यहां नहीं बोल सकता, लेकिन इसलिए उमाशंकर गंगा में खड़े होकर बोले, हम मानने को तैयार नहीं। हमने धुर विरोधियों के फोन उठते देखे और कागज पर अपने कलम से नोट करते देखा बड़े लोगों को, और फिर करवा के काम बताते देखा खुद, स्टाफ को नहीं कि बाबूजी ये हो गया और कोई आदेश। इसलिए ये तो समझाओ ना भैया, है ना। छोटे आदमी का फोन नहीं उठता, बड़ों का सबका उठता है, सबका उठता है। इसलिए सुझाव देने के लिए टीवी की जरूरत नहीं, वो सब लोग आपस में दे लो। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव, लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नायक को हौसला भी बनाए रखना चाहिए अपनी सेना में, अपनी प्रजा में। दुनिया के बड़े से बड़े युद्धों में हमने यही देखा, कोरोना भी एक युद्ध है। जो सेनापति है उसने सेना का हौसला भी बढ़ाया, सेना का हौसला बढ़ा तो उसकी प्रजा का हौसला बढ़ा। परिणाम चाहे जो हुआ हो, हर युद्ध तो नहीं जीता, इतिहास बताता है किसी ने, लेकिन वो तो कतई नहीं जीता जो बीच युद्ध में कंधा डाल दिया, मन से हार गया। नवीन जी। अमिताभ जी देखिए, आज माननीय सिसोदिया जी का जो बयान है जी, आप 2 दिन पहले देखिए, इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। आपने बहुत विस्तृत रूप से बहुत सारे उदाहरण आए कि ये बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसका एक राजनीतिक निहितार्थ है। 2 दिन पहले केजरीवाल साहब एक बयान देते हैं कि दिल्ली में, दिल्ली के बाहर वालों की कोई जगह नहीं, वोट दिल्ली के बाहर वालों को लेंगे लेकिन इलाज दिल्ली वालों का नहीं करेंगे। ईश्वर का कृपा कहिए या उनका दुर्भाग्य कहिए कि वो खुद बीमारी से ग्रसित हो गए, ईश्वर उनको स्वस्थ करे। एलजी ने उस निर्णय को पलट दिया। अब अपने इस बूमरैंग को वापस लेने के लिए, राजनीतिक इसका नफा नुकसान बचाने के लिए, आज सिसोदिया जी ने इस बयान के माध्यम से यह मैसेज देने की कोशिश की है कि साहब हमारे मुख्यमंत्री का वह निर्णय जायज था, भविष्य में ये दिक्कतें आने वाली हैं, इतनी बड़ी समस्या आने वाली है, अगर दिल्ली के लोगों में भी बाहर के लोग भी आ जाएंगे तो हम साहब दिल्ली के लोगों का इलाज कैसे कर पाएंगे। अपने उस आदेश को जस्टिफाई करने के लिए इतना बड़ा राजनीतिक जुआ खेला जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं कहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात हुई, ये तो उनका हो गया विषय। लॉजिस्टिक्स की बहुत सारी चीजें हमारे कांग्रेस के मित्र भी कहे, सुनील साजन जी ने भी कहा, हमारी वो जो सामाजिक कार्यकर्ती बहन बैठी उन्होंने भी कहा। देखिए अमिताभ जी, याद होगा जब कोरोना का संकट देश में शुरू हुआ, इस देश में सिर्फ पूना में एक पैथोलॉजी थी जो इसका टेस्ट कर सकती थी। आज देश में 600 से अधिक ऐसी लैब काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोई लैब नहीं थी। उत्तर प्रदेश में आगरा में जब पहला मरीज पाया गया तो उसको दिल्ली में एडमिट करना पड़ा, उसकी जांच एम्स में हुई। आज उत्तर प्रदेश में 30 लैब ऐसी हैं जहां पर यह इलाज हो रहा है। 1 लाख से अधिक बेड की हमने व्यवस्था की है। तो इसके लिए किसी पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन पर बहुत सारी चर्चा होती है, लॉकडाउन पर हम बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तत्काल में अपनी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ किया था। आपने 55 साल में हमको देश में 1 लैब देके छोड़ा था, हमने 3 महीने में 600 लैब शुरू कर दिए। यह राजनीतिक फायदे नुकसान का नहीं है, हमारी आवश्यकता थी, हमारी इच्छा शक्ति थी, हमने उसको किया। उत्तर प्रदेश में भी हमने 30 नए वो सेंटर शुरू किए जहां टेस्ट हो रहे हैं, 1 लाख की हमारी व्यवस्था है। लेकिन मेरा अमिताभ जी जहां तक व्यक्तिगत रूप से मानना है और 100% सत्य है, आपने बहुत सारी चीजों का खुद ही अपने चीजों को विश्लेषित कर दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया का यह बयान, केजरीवाल जी के वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा,
उसमें अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने को संभालने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से धारा 188 एपेडेमिक एक्ट में अफवाह फैलाने के लिए, जनता के बीच में पैनिक पैदा करने के लिए लोगों पर कार्रवाई हुई है, मनोज सिसोदिया के ऊपर भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। क्योंकि आपदा काल में आप अगर सेना में भगदड़ मचाते हैं तो यह भी उचित नहीं है। आप भगदड़ मचा के देश में जिस प्रकार की अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उसी को रोकने के लिए धारा 188 एपेडेमिक एक्ट बना हुआ है। बात तो ठीक है श्रीवास्तव जी। देखिए, ऐसा है, ये जो राजनीतिक निहितार्थ की नवीन भाई बात कर रहे हैं, यही इसके पीछे है ही कि दिल्ली की सरकार को कुछ भी करे, इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो। अरे अभी तो आप धारा 188 की बात कर रहे हैं साहब, हमारे 22 विधायकों पर झूठी FIR हुई और कोर्ट से वो खारिज भी हुई है, उसकी बात नहीं है। इनकी असल मंशा 356 की थी, असल मंशा ये थी, इतना बदनाम करो। इस वक्त कहां 56 इतना बदनाम करो। अरे 188 की बात तो करी थी, 188 की बात तो करी थी। अभी ये बात करिए, क्या यूपी बिहार के लोगों का खाली वोट लेंगे, इलाज नहीं करेंगे? अरे भाई साहब, एक मिनट सुन लो। आप ही ऐसे लोगों के लिए संविधान में दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन की गई, नहीं तो कल कोई केजरीवाल ऐसा नटवर लाल, केजरीवाल ऐसा कोई नेपोलियन दिल्ली को देश से अलग देश घोषित करने लगता। जिस प्रकार से अपने आपदा काल में वोट आप लेंगे दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों का और इलाज नहीं करेंगे, आप शर्म आनी चाहिए। आपने कहा कि हम 4 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराएंगे। आप ठीक है, ठीक ठीक, मैं रोकूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया रमेश जी, ठीक है, रोकेंगे। ठीक है, रोकेंगे। नवीन बाबू, आपको भी डॉक्टर PK गुप्ता, डबलिंग रेट RBI की ब्याज दर नहीं है जो जब तक गवर्नर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वही रहेगी। मैंने धारावी का उदाहरण दिया, सारे डबलिंग रेट, सारे आकलन, सारे कैलकुलेशन अनुलोम विलोम कर गए धारावी में। कर गए कि नहीं कर गए? दुनिया की सबसे, एशिया की सबसे सघन स्लम बस्ती, जहां सांस लेना दूभर, जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं। एक एक कमरे में 12-12, 15-15 लोग, और ऐसी परिस्थिति कि पूरे जीवन कमरे में खड़े नहीं हो सकते आप। वहां अगर 7 दिन में कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई केस नहीं आया, तो अब उन लोगों का क्या करें जिन्होंने धारावी पर डबलिंग का अनुमान लगाकर 3 महीने आगे का रोस्टर बता दिया था कि धारावी में 5 लाख मरेंगे। अब उनका क्या करें गुप्ता जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। 15 दिन पहले जो भी आंकड़े पेश किए गए थे, एक संभावना व्यक्त की गई थी कि धारावी में बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पेशेंट्स होंगे, लेकिन उस अनुमान को गलत साबित करते हुए वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने, वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर ने जिस तरीके से और जिस शांति से काम किया, जहाँ पे भी उनको कोई केस मिला उसको इमिडिएटली उसको हॉट जोन में तब्दील, उसको कन्वर्ट करके उसको कंटेन किया, ये बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह की कुछ सुविधा जो है दिल्ली में भी होनी चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स को, कह रहा हूं, हमारे पैरामेडिकल कर्मी हैं, कर्म बोले वाणी नहीं, इसीलिए मैंने धारावी को उदाहरण दिया। कोविड के अलावा नॉन कोविड भी सफर कर रहा है इस समय। वाणी नहीं, विपक्ष में लोग रहे वो वाणी से बोले, कोविड और नॉन कोविड दोनों का एड्रेस करने की जरूरत है। विपक्ष वाले वाणी से बोले क्योंकि उनके पास विकल्प वाणी ही है, सत्ता पक्ष वाले अपने कार्य से बोले। आदर्श स्थिति यही है। सुनील पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों का इस समय योगदान होना चाहिए। एक धारावी ने कायम करके सारे आंकलन ध्वस्त कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक धारावी करना चाहिए। भीलवाड़ा शहर राजस्थान का, अमिताभ जी, उसने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए। ऐसे में तमाम उदाहरण दे सकता हूं। हम लोग वहां से क्यों नहीं कोई बात उठाते हैं? हम वहीं से क्यों उठाते हैं कि गंज डुंडवारा में 2 पॉजिटिव पाए गए? वहीं से बात क्यों उठाना चाहते हैं? कहीं 4 लोग डिस्चार्ज हुए, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते।
देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जब आप कोई महामारी से कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको पॉजिटिव पक्ष ही देखना चाहिए। सकारात्मक तौर पर हम किसको अपना उदाहरण बनाएं, किसको अपना आइडियल बनाएं। तो मुझे लगता है कि धारावी हो या राजस्थान की घटना हो, ये हमको सिखाती है कि हम कैसे कोरोना से लड़ करके उसको हरा भी सकते हैं। नियत ठीक होनी चाहिए, नियत ठीक होनी चाहिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि एक लैब थी हमारे पास और 3 महीने में हमने 600 लैब कर लिए। तो आप इसका भी तो जवाब दीजिए कि 6 साल से तो दिल्ली में आपकी सरकार है, 3 साल से उत्तर प्रदेश में आप हैं, आपने हॉस्पिटल कितने बनाए, मेडिकल कॉलेज कितना बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार किया। आज अगर आपका जो अमिताभ जी सुझाव है कि प्राइवेट के लोगों से भी उनके जो बिल्डिंग्स है, जो हॉस्पिटल हैं, वो सरकार को ले लेना चाहिए और बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति में सब कुछ राष्ट्र का है, कुछ कोई किसी का प्राइवेट नहीं। अगर और स्थिति पड़ी तो लोगों को घर भी अपना देना चाहिए। यह कानून भी यही जी, और कानून भी यही कहता, संविधान यही कहता। तो मुझे लगता है सकारात्मक सोच से हमको आपको पूरे देश को लड़ना है और पूरे देश को मिलकर के इस महामारी से जीतना है। ठीक बात है सुनील साजन। वंदना जी, वही बात जो बात सुनील साजन कह रहे हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आप शक्तिशाली रहे। पॉजिटिव लोग ही शक्तिशाली होते हैं, वही युद्ध में जीतते हैं। जी बिल्कुल। लुटा पिटा थका है, कोई युद्ध में जीता हो उसकी फोटो लाके दिखाओ। दुनिया में जितने युद्ध हुए, बिल्कुल मन से भी जीती जाती है जंग और तन से भी, दोनों। नहीं, तन चलता ही तब है जब मन ठीक हो। जी बिल्कुल, नहीं तो घुटने जवाब दे जाते हैं, आदमी बैठ जाता है। अभी सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि अभी इस समय पे हमारे कोरोना के बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसकी बात को मैं आपकी न काटते हुए मैं कहूंगी कि उनका सरकारीकरण क्यों नहीं कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। जिस तरह से सरकार के पास अगर कम संसाधन है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको जमीनें दी जाती है, 2% उनको गरीबों का इलाज करने के लिए होता है, वो सब तो नहीं सरकारी, वो भी सरकार का ही एक पार्ट है, उसको भी करना चाहिए। और इसको तो हमें जरूरी है। अभी मैं एक उदाहरण छोटा सा दूंगी कि बागपत के गांव में एक पॉजिटिव पाया गया था, उस गांव में उसके बाद कोई भी नहीं मिला। तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि गांव में पहुंचने के बाद भी फिर उसके बाद कोई नहीं है। तो ये तो जब तक हम इस जंग को अपने एक मन से नहीं लड़ेंगे तो हम इस पे विजय नहीं पाएंगे। जैसे कि पोलियो पे हमने ठीक है उस तरह से। ठीक, थैंक यू। उमा शंकर जी के पास जाऊं उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, कल सुनील साजन सत्ता में थे, नवीन जी विपक्ष में थे, आज नवीन जी सत्ता में है। मसला ये नहीं, 25 साल पहले उमा शंकर जी की पार्टी सत्ता में थी, नारायण दत्त जी आखिरी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, तिवारी जी। मसला वो नहीं है, मसला है कि देश तो हमारा सबका है ना, ये तो पार्टियों में बटा नहीं। इसलिए देश का आत्मबल बना के रखिए, बाकी अपनी लड़ाई लड़िए राजनीतिक, देश का आत्मबल बना के रखिए। उमा शंकर जी, सकारात्मक रहेगा देश तो मन मजबूत रहेगा, मन मजबूत रहेगा तो कोरोना से लड़ पाएगा, आर्थिक समस्याओं से लड़ पाएगा। मानते हैं इस बात को कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। कोरोना एक महामारी है और पीछे भी अमिताभ जी तमाम बार कई महामारी आई है, चाहे वो हैजा पहले गांव में महामारी के रूप में फैलता था, प्लेग आया, तमाम सारे बीमारियां आई और देश ने एकजुट होकर सकारात्मक तरीके से लड़ा और विजय पाई। आज कोरोना महामारी में हम सब, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो, हम सब एक साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। और उम्मीद भी हम लोगों ने इसी उम्मीद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ हाथ बढ़ाया था कि वो हमारा सहयोग लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के झटक दिया। पहले उन्होंने हाथ बढ़ाया और फिर झटक दिया। जी, तो कुछ तकनीकी समस्या आ रही उमा शंकर जी के साथ, उन आवाज इको करें। नवीन जी, वही बात मुझे लगता है, जो समाज के बड़े लोग हैं उनमें राजनेता हैं, उसमें धर्मगुरु हैं, उसमें मीडिया भी शामिल है जिसकी बात का असर है या जिसकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, डॉक्टर्स हैं, इन सब लोगों की यह भी बड़ी जिम्मेदारी है
कि कंधे पर हाथ रख के ये कहते रहें कि चिंता नहीं करो, जीतेंगे, बस थोड़ा एहतियात बरतो। नहीं, नहीं अमिताभ जी, निश्चित रूप से देखिए, जो लोग भी समाज जिनको अपने आइकन के रूप में मानता है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, फिल्म स्टार्स हो, राजनीतिक लोग हैं, जिनको मानने वाले लोगों की करोड़ों करोड़ों की संख्या है, उनको इस दिशा में आगे आना चाहिए। देखिए, हम एक लंबे समय तक या पूरे बड़े समय अंतराल के लिए हम लॉकडाउन नहीं कर सकते थे। आर्थिक गतिविधियों को भी धीरे धीरे हमें शुरू करना था और ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रमुख सचिवों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिए गए। राज्यों को यह अधिकार भी दिया गया कि आप अपने यहाँ अपनी आवश्यकता अनुसार करिए, और राज्य कर रहे, इसमें किसी एक राजनीतिक दल का नहीं निर्णय था, ये सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों का था, जो विभिन्न दलों के हैं। इसलिए सबको, जनता को अवेयर करना सबसे बड़ी चीज है। कोई निराशाजनक बात न हो, समय का उपयोग जहां आवश्यकता पड़े, निजी क्षेत्र के अस्पतालों की बात हुई, उनका भी उपयोग, और कहीं ना कहीं उसमें प्रतिबंधात्मक, ऐसा ना हो कि 15 लाख का बिल दे दें। हालांकि कुछ अस्पतालों ने इलाज किया, बिल बढ़ा दिया, तो मैं अमिताभ जी बताना चाहूंगा, इरडा जो स्वास्थ्य बीमा को संचालित करती है, उसने भी 5 लाख तक के बीमा में कोविड से संबंधित जो उपकरण है उनका भी सब प्रावधान किया। सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की बात है। मैं सुनील साजन जी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति है, मेरे छोटे भाई की तरफ से, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार ने क्या किया। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की, तो यूपी में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज के तारीख में 21 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, 13 में निर्माण हो रहा है। हर 3 जिले पे एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं। बात सही है कि रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज अमिताभ जी, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इस आपदा काल में सबको मिलकर लड़ना है। सबको, जहां हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में अपने अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की नहीं करते हैं, तो आज हमें अपने कर्तव्यों, विशेषकर सामाजिक दायित्व और कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करना है, ताकि किसी प्रकार की अनारकी न फैले, कहीं भयभीत ना हो लोग, और कैसे हम बेहतर करें, इसके लिए सकारात्मक सुझाव लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे मीडिया का हो। जी चलिए, बीजेपी तैयार है, कांग्रेस को भी तैयार रहना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी तैयार रहना चाहिए। ऐसी महामारी से लड़ने में सबको एक साथ आना चाहिए। अमिताभ जी के पास चल रहा है संपादकीय टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। देखिए, नवीन जी ने जहां बात खत्म की, उसी मुझे एक बात याद आ गई जी। जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारत में भारत की सरकार थी, अंग्रेज नहीं थे, जवाहरलाल जी थे, उनकी सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना पर यह भी लिखा जा सकता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ये संविधान स्वीकार करती है। यह भी उद्घोषणा हो सकती थी, जो उद्घोषणा है, प्रेमबल। ये क्यों कहा गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान को आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। यह बताता है कि देश सरकारों का नहीं होता, देश सरकारों का नहीं होता, देश अवाम का होता है, जनता का होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भारत मां कौन है, तो मैं कहूंगा 135 करोड़ मुखमंडल वाली भारत मां है। इसीलिए तो संविधान में कहा गया, भाई बी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं तो ये क्यों नहीं कह सकते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कोई रोक रहा था? लिखना ही तो था, यही लिख देते। मसला ये नहीं है, और मैं कभी इतना नकारात्मक भाव नहीं रखता कि आपदा के समय में मुझे नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई गंगा में भी खड़े होकर चिल्लाए विपक्षी, उस राज्य का विपक्षी दल, कि हमारी राज्य की सरकार काम नहीं कर रही, मैं उसकी बात खारिज कर दूंगा ना। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो आपदा में ये चाहे कि हमारे यहां हमारी जनता संकट में पड़ी रहे, आर्तनाद होता रहे? ना, ये तर्क ठीक नहीं। अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर सरकारें काम कर रही हैं, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आशावादी होने के लिए जो 4-5 बिंदु हमको दिखते हैं, हमको देश को उन पर भी सोचना चाहिए। भारत की कुल आबादी देखिए, और कोरोना के संक्रमितों की संख्या देखिए, प्रतिशत से ही तो तुलना करेंगे
कि इटली से भारत मिला देंगे और जापान से भारत मिला देंगे और पाकिस्तान से मिला देंगे कि अमेरिका से तुलना नहीं ना। अमेरिका 36 करोड़, यूपी बिहार जोड़ दो तो अमेरिका से आगे निकल जाते हैं, पता है आपको? यूपी बिहार जोड़ दो तो अमेरिका से आगे निकल जाते हैं। क्या तुलना करेंगे? क्या तुलना? कई देश है बनारस मंडल से छोटे हैं, कई देश। यूपी तो छोड़ दीजिए, छोटी बात है क्या? और हम सबको अपने घर की स्थिति नहीं मालूम थी क्या? मैं तो फिर भी इस बात को देखकर बड़ा संतुष्ट होता हूं। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां निवास करता हूं इसलिए यहां ज्यादा देख पाता हूं, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के लोग, सरकारी गाड़ी, साथ में एम्बुलेंस आती है ना। कोई सोसाइटी सील होती है, 4 सिपाही उसमें अहर्निश बैठते हैं, धूप में बैठ रहे हैं ना। ये सिस्टम ही है जो काम कर रहा है। मैं लंबी चौड़ी बातों में यकीन नहीं रखता। गाजियाबाद में, अकेले गाजियाबाद में 70,000 भोजन के पैकेट सुबह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में और 70,000 शाम को, 1,40,000 पैकेट बटे। सिस्टम ने काम किया ना। 60,000 लीटर दूध बटा निशुल्क। सिस्टम काम कर रहा है ना। और इतने लोग अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो फोन कॉल पर ही हॉस्पिटल पहुंचे। मैं ये नहीं कहता कि कुछ को कष्ट नहीं हुआ, कुछ को हो सकता है वो सुविधा नहीं मिल पाई हो, लेकिन ये भाव तो रखना चाहिए। अच्छे सुझाव लेकर हम लोग कम आते हैं। हमारा फोकस इस पर रहता है आलोचना का बिंदु कहां है। बोले जी फला गांव में बोले 900 लोग रहते हैं, बोले 850 को भोजन मिला, बोले ठीक, बोले लेकिन हम जिसको लाए हैं उसको तो क्यों नहीं मिला? बोले मूल मुद्दा ये है। अब नहीं, उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन 850 को मिला, ये बड़ी बात भी बतानी चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मुझे लगता है वहीं से कोई रास्ता निकलता है जब हम सकारात्मक सुझाव देते हैं बिना आलोचना के। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, महामारी अधिनियम के तहत सरकार को यह, शासन को यह अधिकार हासिल है कि वह उस महामारी के चिकित्सा के लिए होने वाले व्ययों का अधिकतम क्या अमाउंट होगा इसका निर्धारण कर सकती है। यह उसको कानून अधिकार देता है। मैं नवीन जी से कहूंगा यह कैपिंग करवा दीजिए प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। चाहे 2-4 तरह के हॉस्पिटल हैं, A1, A2 और A3, A4। A1, A2 को एक साथ ले लीजिए, A3, A4 को एक साथ ले लीजिए। तय कर दीजिए विशेषज्ञों से बात करके 5,000, 6,000, 7,000 रुपया प्रतिदिन ऊपर वालों का, और 5,000 के आसपास नीचे वालों का कर दीजिए। इस भय से आदमी मुक्त हो जाएगा कि मान लो मैं भर्ती हो गया इस निजी अस्पताल में, तो जब निकलूंगा तो क्या बवाल होगा, दूसरा कोरोना पीछे पड़ जाएगा, एक से बचूंगा तो घर मकान बेचूं। ये सरल उपाय है, आराम से हो सकता है। इसके लिए किसी विशेष जंत्र की जरूरत नहीं। और इस उपाय का जनता तो स्वागत करेगी ही। मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर को भी कोई आपत्ति होना चाहिए। उनको बुला लीजिए, उनके साथ बैठक में ये अनाउंस करिए, एक तरफा मत करिए, लेकिन क्या होना चाहिए। ये बहुत रिस्की काम है नवीन जी। मान लीजिए कोई मध्यम वर्गीय आदमी कोरोना से पीड़ित है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और निकलने के समय उसको 5 लाख 7 लाख का बिल पकड़ा दिया। उसको तो वैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, कोरोना ठीक हो जाए तो भी 7 लाख कहां से लाएगा? यूपी में कहां से लाएगा बताइए। और इसमें महामारी के समय कोई उधार देने वाला भी नहीं।
जिसके पास है भी उसने तकिया के नीचे रख लिया कि पता नहीं बवाल कब तक चले, भैया पैसा अपने पास रखो। अस्पताल तब तक छोड़ेगा नहीं जब तक पैसा नहीं दोगे, यह भी तय है। क्या होगा? एक वर्ग ऐसा भी है, लेकिन वो उंगली पर गिनने वाला है, जो सारा बिल माफ करा लेगा अस्पताल से, लेकिन वो तो आधा % है। उनके लग्गू भग्गू 1% और मान लो, वो भी कुछ ना कुछ रियायत करा के छुटा लाएंगे। बाकी लोग कहां जाएंगे? भाई सुनील साजन के टेलीफोन से चलो छूट गया, लेकिन कितनों के लिए टेलीफोन करोगे? अस्पताल मालिक बंद मना कर देगा कि दादा आप मत बोलना किसी के लिए, बस हो गया आपका कोटा पूरा। नवीन जी के कहने से भी 2-4 छोड़ देगा, उसके बाद मना कर देगा। उमा शंकर जी के कहने से 2-1 छोड़ देगा, सबको तो नहीं छोड़ेगा। ऐसा हो जाए, शासन का बोझ कम होगा। इस संकट के समय में मैं कतई इस बात के पक्ष में नहीं कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों के बड़े बड़े भवन, महंगे उपकरण खाली पड़े रहें, नहीं, उनका उपयोग होना चाहिए मुख्य धारा में इलाज की जी। और यह भी तय है कि भाई ऐसा उपयोग भी ना हो कि आदमी कहे इससे तो कोरोना ही ठीक था, है खेती तो बची थी बाल बच्चों के लिए, वो भी गई। सरल उपाय है बिना किसी की आलोचना के। अगर इस पर अमल होता है तो एक सार्थक संदेश जाएगा जी। और कोरोना ने हमको जो सिखाया है वो उत्तर प्रदेश को भी वही सीख दी जो बिहार को दी, जो तमिलनाडु को दी, जो दिल्ली को दी। बाकी चीजों से ज्यादा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर अब हमको निवेश करना होगा। मैं आज एक खबर देख रहा था, उस अच्छी खबर के नोट पर इस बात खत्म करूंगा। बहुत बढ़िया मुझे लगा। देश के कुछ बड़े बिल्डर्स ने कहा कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स के लेआउट में परिवर्तन कर दिया। साउंड प्रूफ ऑफिस रूम घर में देंगे और एक बाहर वॉशरूम देंगे और साथ में शू रैक देंगे, ताकि फिर भविष्य में कभी कोरोना जैसी स्थिति आए तो संकट ना आए। ऐसी दृष्टि से बदलाव करिए, हर लड़ाई से हम जीतेंगे। दुनिया जीती है, मानवता जीती है, और भारत तो अदम्य साहस का देश है। मैं तो ICMR ये तो किसी पार्टी की नहीं है ना। 70 जिलों के 70 हॉट स्पॉट वाले जिलों के आंकड़े बता रहे हैं कि 1/3 पॉपुलेशन को कोरोना हुआ और फिसल के निकल गया। यह है भारत की ताकत। धन्यवाद। नवीन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, डॉक्टर PK गुप्ता जी, सुनील सिंह साजन जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, वंदना जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में। तो कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, ये सबको सोच के रखना, चाहे वो दिल्ली का आदमी हो, उत्तर प्रदेश का हो, या फिर किसी भी राज्य, पूरा हिंदुस्तान भर का। सिर्फ पॉजिटिव सोच रखनी है कोरोना से लड़ते वक्त। जी हाँ, इस खास कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।